नेपो बेबी और नेपो किड्स, नेपाल के जेंजी प्रोटेस्टर्स के बीच ये दो शब्द बहुत कॉमन हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर, नेपाल में चलने वाले टिकटॉक पर सबसे ज्यादा यही दो शब्द ट्रेंडिंग में हैं। जेंजी के प्रोटेस्टर्स के सड़क पर उतरने के पहले से नेपाल में नेपो बेबी और नेपो किड्स चल रहा था। सवाल है कि नेपाली नेताओं की औलादों की अमीरी वाली इन तस्वीरों ने क्या इतना बड़ा स्पार्क दे दिया कि नेपालियों ने अपने हाथों से अपना देश जला दिया, या बारूद पहले से तैयार था, बस माचिस लगाने की देर थी। नेपाल में माचिस किसी और ने नहीं जलाई, माचिस खुद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने लगाई। ओली अब इस्तीफा दे चुके हैं और इस्तीफे के बाद वो कहां हैं ये किसी को नहीं मालूम। नेपाल की सड़कों पर अब सेना का कंट्रोल है। काठमांडू के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में भी सेना को आना पड़ा है। नेपाल में चाहे जिधर चले जाएं, चारों तरफ जली हुई इमारतें, जले हुए होटल, जली हुई गाड़ियां और जला दिए गए शोरूम ही दिखाई दे रहे हैं। नेपाल के लोगों ने अपनी संसद को तो जलाया ही जलाया, लोगों ने राष्ट्रपति भवन को तो फूंका ही फूंका। नेपालियों ने अपने हाथ से अपना भविष्य भी फूंक दिया। नेपाल के बाजार जला दिए, नेपाल के बिजनेस सेंटर जला दिए, जहां से उनको रोजगार मिला था वो सब कुछ स्वाहा कर दिया। नेपाली युवाओं को इतने गुस्से में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। नेपाल से पहले ऐसी तस्वीरें श्रीलंका ने देखी थी। 2022 में कोलंबो के नौजवानों ने गोटा राजपक्षे की सरकार को उखाड़ फेंका था। श्रीलंका के बाद यही चीज बांग्लादेश में हुई। 2024 में प्रोटेस्ट शुरू हुए तो कुछ ही घंटों में प्रोटेस्टर्स शेख हसीना के घर तक पहुंच गए। हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। नेपाल भारत का तीसरा पड़ोसी देश है जहां यूथ पावर के दम पर सत्ता पलट दी गई। एक आंधी सी आई और 2 दिनों में नेपाल में सब कुछ चेंज हो गया। नेपाल में 10 साल के गृह युद्ध के बाद माओवादियों के हाथ में सत्ता आई। जेंजी ने उसे 2 घंटे में बदल दिया। श्रीलंका में महंगाई, करप्शन और विदेशी मुद्रा संकट के बीच फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट पर बैन का स्पार्क था। बांग्लादेश में 1971 के फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन देने और चुनाव में धांधली का स्पार्क था। नेपाल में 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करने का स्पार्क था। काठमांडू से आई तस्वीरें कोलंबो और ढाका की तस्वीरों से थोड़ी अलग हैं। कोलंबो में प्रोटेस्टर्स जब प्रेसिडेंट हाउस में घुसे थे तब कीमती चीजों की लूट मच गई थी। ढाका में पीएम हाउस में घुसे प्रदर्शनकारी वहां की मछलियां तक लूट ले गए थे। काठमांडू में ऐसा नहीं हुआ, कोई लूटपाट नहीं हुई। लेकिन वित्त मंत्री को गलियों में दौड़ाकर पीटने, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को मार मार लहूलुहान कर देने और पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी राजलक्ष्मी को जिंदा आग में जला देने की विभत्स घटनाएं जरूर हो गई। नेपाल में जो कुछ हुआ, बहुत से लोग भारत में उसकी रिपीट शो देखना चाहते हैं। मोदी विरोधियों ने अपनी मंशा दिखानी शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी के नेता लिखते हैं, आज नेपाल कल भारत। वो ये भी लिखते हैं, तूफान भारत की ओर आ रहा है, भागने की जगह नहीं मिलेगी। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष लिखते हैं, नेपाल में जागरूक युवाओं ने बगावत कर दी। तानाशाही ज्यादा दिनों तक चलती नहीं, चाहे कोई भी मुल्क हो। शिवसेना यूबीजी के सांसद लिखते हैं, यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए। कांग्रेस के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लिखते हैं, प्रधानमंत्री बेशर्मी से बने हुए हैं, वोट चोरी से सत्ता हथिया ली है। नेपाल में हुए सत्ता पलट मूवमेंट में भारत के कुछ नेताओं को भी एक मॉडल दिख रहा है। भारत में सरकार बनाने के लिए कम से कम 25 करोड़ वोट चाहिए। मोदी के दुश्मनों को लगता है कि सरकार पलटने के लिए 5 लाख लोग ही काफी होंगे। क्या भारत में ऐसा हो सकता है? क्या जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, वो भारत में पॉसिबल है? इस सवाल पर आगे डिस्कस करेंगे।
उससे पहले व्यवस्था परिवर्तन के नेपाल मॉडल की वजह समझ लेते हैं। नेपाल में जो हुआ वो क्यों हुआ और अभी क्यों हुआ। नरेंद्र मोदी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने और आज भी मोदी ही प्रधानमंत्री हैं। इन 11.25 सालों में नेपाल में 9 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। 11 फरवरी 2014 से 12 अक्टूबर 2015 तक सुशील कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। 12 अक्टूबर 2015 से 4 अगस्त 2016 तक केपी शर्मा ओली पीएम रहे। 4 अगस्त 2016 से 7 जून 2017 तक पुष्प कमल दहल प्रचंड ने सरकार चलाई। 7 जून 2017 से 15 फरवरी 2018 तक शेर बहादुर देउवा नेपाल के पीएम बने। देउवा को ओली ने रिप्लेस किया। 15 फरवरी 2018 से 13 जुलाई 2021 तक केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री रहे। 2021 में ओली की जगह फिर से देउवा आ गए। वो 13 जुलाई 2021 से 26 दिसंबर 2022 तक पद पर रहे। 26 दिसंबर 2022 से 15 जुलाई 2024 तक प्रचंड पीएम रहे। इस दौरान सत्ता में उनके 2 पार्टनर्स 2 बार बदल गए। 15 जुलाई 2024 को फिर से ओली सत्ता पे काबिज हुए। जेनजी प्रोटेस्ट के बाद उन्होंने 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा दे दिया। 1962 में नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित हुई थी। तब चुनी हुई सरकार व्यवस्था चलाती थी और रियल पावर राजा के हाथ में होता था। 2008 में यह व्यवस्था बदल दी गई और राजा के अधिकार खत्म कर दिए गए। प्रधानमंत्री के हाथ में पावर आया तो सत्ता के लिए जोड़ तोड़ भी ज्यादा होने लगे। 2008 से 2025 तक 17 सालों में ही नेपाल ने 14 बार सत्ता परिवर्तन देख लिया। 1962 से 2025 तक नेपाल में 53 बार प्रधानमंत्री बदले गए। इतने दिनों में 53 लोग नेपाल के प्रधानमंत्री नहीं बने। एक ही व्यक्ति जोड़ तोड़ से कई बार भी पीएम बने। जेनजी के इस पोस्टर में जो 3 नेता दिख रहे हैं, इनमें से पहले नेता यानी पुष्प कमल दहल प्रचंड 3 बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। 3 टर्म में वो कुल मिलाकर 3 साल 59 दिनों के लिए पद पर रहे। दूसरे नेता यानी शेर बहादुर देउवा 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 2008 से पहले 3 बार और 2008 के बाद 2 बार। 5 टर्म में वो कुल मिलाकर 5 साल 223 दिन सरकार चला चुके हैं। तीसरी तस्वीर केपी शर्मा ओली की है, जो 4 बार प्रधानमंत्री बने। कुल मिलाकर 5 साल 142 दिन के लिए पद पर रहे। नेपाल में प्रधानमंत्री का टर्म औसत रूप से 1 साल 80 दिनों का ही है। कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ इतना आम है कि कब कौन कहां पलटी मार जाए पता नहीं चलता। नेपाल के संविधान में मध्यावधि चुनाव की व्यवस्था नहीं है। 5 साल में एक ही बार चुनाव होता है। 5 साल तक वही सांसद जोड़ तोड़ करके सरकार बनाते रहते हैं। जोड़ तोड़ का पैटर्न कैसा है ये समझने के लिए 3 साल की राजनीति को देखना ही काफी है। नेपाल का पिछला चुनाव 2022 में हुआ, जिसमें से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 22 के चुनाव में शेर बहादुर देउवा की नेपाली कांग्रेस 89 सीटों के साथ टॉप पर रही, लेकिन उसे बहुमत से 49 सीटें कम मिली। ओली की पार्टी सीपीएम यूएमएल को 78 सीटें मिली, जो बहुमत से 60 सीटें कम थी। प्रचंड की पार्टी सीपीएम एमसी को 32 सीटें ही मिली। रवि लामिछाने की राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी को 20 सीटें मिली। चुनाव के बाद 32 सीटों वाले प्रचंड ने 78 सीटों वाले ओली को कॉमरेड इन आर्म्स होने का वास्ता दिया। 50-50 की पावर शेयरिंग की डील की और ओली का सपोर्ट लेकर प्रधानमंत्री बन गए। 2.5 साल के बाद प्रचंड को कुर्सी खाली करनी पड़ी और 2.5 साल के लिए ओली को प्रधानमंत्री बनना था। 3 महीने में ही प्रचंड ने पलटी मार दी और फरवरी 2023 के राष्ट्रपति चुनावों में नेपाली कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया। ओली ने सपोर्ट खींचा तो प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस का सपोर्ट लेकर सरकार बना ली। ये सरकार 15 महीने चली। 15 महीने बाद सरकार गिरी तो प्रचंड ने फिर ओली को मिला लिया, लेकिन इस बार ओली ने पलटी मार दी और प्रचंड को डंप कर दिया। ओली ने 15 जुलाई 2024 को देउवा के नेपाली कांग्रेस से हाथ मिलाकर सरकार बनाई, जो 9 सितंबर 2025 तक चली। रवि लामिछाने सिर्फ 20 सांसदों के साथ 2 बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए और अब उन्होंने ओली को सपोर्ट देने से मना किया तो जेल में डाल दिए गए। नेपाल का जेनजी सड़क पर इसलिए उतरा क्योंकि उसने नेताओं को करप्शन में डूबा हुआ देखा। करप्शन का केस जब भी सामने आया, हर केस पर लीपापोती कर दी गई। चीन की कंपनियों ने बड़े पैमाने पर घूसखोरी कराकर नेपाल में प्रोजेक्ट्स हासिल किए, लेकिन किसी भी जांच में कुछ नहीं मिला।
नेपाल की जनता बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त थी और सारे नेता मिलजुल कर सत्ता का म्यूजिकल चेयर खेल रहे थे। ये गुस्सा, ये आक्रोश उसी के खिलाफ है। इस आक्रोश ने नेपाल का वर्तमान जला दिया। फिर भी जेनजी के युवा जश्न मना रहे हैं। उनको लगता है कि वर्तमान जलाकर उन्होंने भविष्य सुरक्षित कर लिया है। नेपाल के नौजवानों ने सरकार और विपक्ष किसी को नहीं बख्शा। नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा अभी किसी पद पर नहीं थे, लेकिन उनकी भी जान के लाले पड़ गए। अगर सेना ने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो देउबा के साथ अनहोनी भी हो सकती थी। नेपाल एक यंग देश है। नेपाल की औसत उम्र 24.5 साल है। नेपाल के मुकाबले भारत की औसत उम्र 29 साल है। नेपाल में बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में वो बेरोजगारी नहीं दिखती। सरकार कहती है कि सिर्फ 12.6% युवा ही बेरोजगार हैं। अपने देश में रोजगार न होने की वजह से नेपाल के युवाओं को विदेश में जाकर नौकरी करनी पड़ती है। डबल शिफ्ट में काम करके नेपाली युवा जो पैसे अपने घर भेजते हैं, उससे नेपाल की इकोनॉमी चलती है। नेपाल की आबादी करीब 3 करोड़ है। 25 लाख लोग विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। बाहर रहने वाले नेपाली जो पैसे भेजते हैं, उसका नेपाल की जीडीपी में 33% योगदान है। इसकी तुलना में भारत को देखें तो विदेश में काम करने वाले भारतीय जीडीपी में 3.5% का ही योगदान देते हैं। विदेश में रहने वाले नेपाली व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया ऐप के जरिए परिवार के संपर्क में रहते हैं। टिकटॉक जैसे ऐप पर वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं। सरकार ने जब व्हाट्सएप बंद किया तो यंग नेपाली लोग गुस्से में भड़क गए। जब इतने सारे लोग आक्रोश में उबल रहे हों तो एक चिंगारी भी सरकार गिरा सकती है। नेपाल सरकार ने ये नहीं सोचा, जिसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। जो लोग भारत में नेपाल रिपीट होने का ख्वाब देख रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी हैं। मोदी हैं तो सरकार पर करप्शन का चार्ज नहीं है। मोदी हैं तो एक्सप्रेशन की आजादी है। मोदी हैं तो सरकार स्थायी है।